Good morning, students. Welcome to Pole Science class. Today we are going to discuss this chapter topic wise. So, today's topic is European Union. So, first of all, in our first part, we have taken the overview of this chapter. You can say basic facts of this chapter. So, now today we shall discuss our first topic, European Union means European Sung. As the Second World War came to an end, many of European leaders grappled means worried with the question of Europe. Should Europe be allowed to revert means start to its old rivalries, or be constructed on principle and institutions that would contribute to a positive conceptions of international relations. अब जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था, तो जो लीडर्स थे, यूरोप के नेता थे, वो इस दुविधा में थे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए यूरोप के बारे में। उन्हें अपनी जो पुरानी जो दुश्मनी है उसको कंटिन्यू रखना चाहिए, या रिकंस्ट्रक्शन के कुछ सिद्धांतों पर और कोई ऐसी व्यवस्थाएं स्थापित करनी चाहिए जिससे कि क्या उसके जो पॉजिटिव कंसेप्शन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ताकि जिससे उनके रिलेशन है वो और अच्छे हो सके, मतलब एक सकारात्मक योगदान करने वाले सिद्धांतों पर बल दिया जा सके। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बाद क्या हुआ था? इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर शैटर्ड मैनी ऑफ द assumptions and structures on which the European states had based their relation। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने क्या किया था? उन सारी परंपराओं को ध्वस्त कर दिया था, व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया था जिसके ऊपर यूरोपियन देश टिके हुए थे। सो इन 1945 द यूरोपियन स्टेट्स कन्फ्रंटेड द ruin means destruction of their economic and destruction of the assumption and structures on which European had been founded। 1945 तक यूरोपियन देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था की बर्बादी तो झेली ही थी, और उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को भी ध्वस्त होते देख लिया था जिन पर यूरोप खड़ा था। ओके, सो नाउ वी शैल डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स वन बाय वन। तो यूरोपियन इंटीग्रेशन आफ्टर 1945 वॉज एडेड बाय द कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर से कुछ सहायता मिली थी यूरोपियन देशों के आपसी मेल मिलाप को बढ़ाने में। अमेरिका ने क्या किया? मार्शल प्लान इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय अमेरिका। मीन्स आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकेंड यूरोपियन स्टेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमी डिक्लाइन। इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर था और इकोनॉमी टोटली डिक्लाइन हो गई थी, डे बाय डे गिरती ही जा रही थी। सो अंडर द मार्शल प्लान द यूएसए प्रोवाइडेड फाइनेंशियल हेल्प। तो इस प्लान के तहत यूएसए ने क्या किया था? आर्थिक सहायता प्रोवाइड करवाई थी यूरोपियन कंट्रीज़ को, जिससे उनकी जो आर्थिक व्यवस्था है वो फिर से जिंदा हो सके। अंडर द मार्शल प्लान, इस मार्शल प्लान के दौरान क्या हुआ था? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरपोरेशन OEEC was established in 1948। In 1949 the Council of Europe established किया गया था and step forward in political cooperation। and in 1957 formation of the European Economic Community। 1957 में जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी की जो स्थापना की गई थी, लेकिन जैसे ही आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द USSR, जैसे ही USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ इन 1991 में, तो क्या हुआ? अ न्यू सिस्टम वॉज इस्टेब्लिश दैट इज़ नॉन यूरोपियन यूनियन। तो जो फिर 1957 में जो फॉर्मेशन बनी थी किसकी? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, इसने किसका फॉर्म ले लिया, किसका रूप ले लिया था? यूरोपियन यूनियन का रूप ले लिया था। ओके, मतलब उसके बाद ये जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है इसको ख़त्म कर दिया गया था। इसकी जगह किसको रिप्लेस किया गया था? यूरोपियन यूनियन एग्जिस्टेंस में आ गई थी, क्योंकि तब तक बहुत से जो मेंबर्स थे यूरोप के वो इसमें शामिल हो चुके थे। यूरोपियन यूनियन हैज़ इट्स ओन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। जो यूरोपियन यूनियन है इसकी खुद की एक फॉरेन पॉलिसी थी और सिक्योर सुरक्षा नीतियाँ भी थी, एंड कॉरपोरेशन ऑन जस्टिक एंड सिंगल करेंसी। और इस यूरोपियन यूनियन के EU की क्या थी? इसकी एक खुद की करेंसी थी, इसका नाम क्या था? यूरो। द यूरोपियन यूनियन हैज चेंज्ड फ्रॉम
एंड इकोनॉमिक यूनियन। पहले देखो स्टार्टिंग में इसकी स्टार्टिंग किस फॉर्मेशन किस पॉइंट से हुई थी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी के पॉइंट से। बाद में अब ये डे बाय डे अपने फॉर्म को चेंज करती गई और क्या बन गई, टू एन इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल वन। इसका पॉलिटिकल रूप से एक डोमिनेंस बनता गया लाइक अमेरिका। इन 2003 यूरोपियन यूनियन ट्राइड टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द EU। अब 2003 में यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, एक एफर्ट्स किया किस चीज़ के लिए कि यूरोपियन यूनियन का जितने इसमें मेंबर्स हैं उन सब के लिए एक ही संविधान तैयार किया जाए, बट टोटली फेल्ड। लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला, तो ये सारा फेल हो गया था। कम टू सेकंड पॉइंट, फीचर्स क्या क्या थे इसके यूरोपियन यूनियन के। फर्स्ट फीचर क्या थी, द यूरोपियन यूनियन हैज़ गुड इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस। जो यूरोपियन यूनियन है उसके पास क्या थी, उसकी एक तो इकोनॉमी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। जिसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है उसकी हमेशा एक पॉलिटिकल डोमिनेंस बना रहता है और मिलिट्री भी हमेशा स्ट्रॉन्ग ही होती है, एक मिलिट्री डोमिनेंस भी रहता है। सेकंड, द यूरोपियन यूनियन हैज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इकोनॉमी विद द GDP ऑफ मोर देन 12 ट्रिलियन इन 2005। जो इसकी जो इकोनॉमी थी वो संसार की सबसे बड़ी इकोनॉमी थी 2005 में। जो GDP रेट थी उसके अकॉर्डिंग लगभग 12,000 अरब डॉलर थी इसकी जो GDP थी 2005 के अंदर। तो यूरो हैज़ बिकम डेंजर फॉर US डॉलर। अब जिस तरीके से इसकी ग्रोथ बढ़ती जा रही थी डे बाई डे, जिस हिसाब से इसका GDP थी, इसने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया था GDP के मामले में। क्योंकि देखो हम यहाँ पे जब इसकी बात कर रहे हैं किसकी, यूरोपियन यूनियन की, वी आर टॉकिंग अबाउट अ कॉन्टिनेंट, हम एक महाद्वीप की बात कर रहे हैं। जब US की बात करते हैं, US इज़ ओनली अ कंट्री, बट यूरोपियन यूनियन इज़ द कंटिनेंट। ओके, सो तो जो इसकी जो करेंसी थी यूरो, अब वो क्या एक खतरा बन गई थी किसके लिए, अमेरिका के डॉलर के लिए। सो इट्स शेयर, इसका जो हिस्सा था वर्ल्ड ट्रेड के अंदर 3 टाइम्स लार्जर देन ऑफ दैट ऑफ US। तो US से 3 गुना ज़्यादा इसका क्या था, शेयर था किसके अंदर, वर्ल्ड ट्रेड के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसके अंदर। टोटल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर ऑन मिलिट्री इज सेकंड ऑन द US। मैंने आपको बताया था कि जिस देश की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होती है उनकी मिलिट्री भी स्ट्रॉन्ग होती है। जब इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी तभी तो वो मिलिट्री में पैसे लगा सकते हैं सिक्योरिटी सुरक्षा के ऊपर। सो क्या हुआ, सो आफ्टर USA के बाद जो क्या था, देश की सबसे बड़ी जो आर्मी थी वो EU की ही थी, यूरोपियन यूनियन के पास ही थी। वो सब ज़्यादा खर्च ये अपने सैनिकों पर ही करते थे। सो EU हैज़ यूरोपियन यूनियन, जो यूरोपियन यूनियन हैज़ 2 परमानेंट मेंबर्स ऑफ UN। यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर्स में से 2 परमानेंट मेंबर्स थे किसके, UN के। कौन कौन से, फ्रांस एंड ब्रिटेन। और दोनों के पास क्या कहने अबाउट 550 न्यूक्लियर वेपन्स थे, 550 के आसपास क्या थे, परमाणु हथियार थे इनके पास। दे ऑक्यूपाई सेकंड प्लेस इन द स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अगर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और स्पेस एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो इसका सेकंड प्लेस था। क्योंकि पहले किसका प्लेस था, पहले USSR ने बहुत एफर्ट्स किए थे अमेरिका को पीछे छोड़ने के लिए, उसने छोड़ा भी था, उसको ऐसी बात नहीं है। लेकिन बाद में जैसे जो क्वालिटी गैप बाद में जो क्रिएट हुआ था, लोगों को पता चल गया था कि एक्चुअली जो USSR है वो काफ़ी पीछे है अमेरिका से, ठीक है। अब उसके बाद तो यही ग्रुप बना था ना डिसइंटीग्रेशन के बाद, यूरोपियन यूनियन। तो अब इसका प्लेस कौन सा था, सेकंड प्लेस था। किस मामले में, स्पेस और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के मामले में। नाउ थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लिमिटेशन एंड कंट्रोवर्सी। लिमिटेशन मीन्स क्या होती है, लिमिटेशन लगा देना, और कुछ कंट्रोवर्सीज, कुछ विरोधाभास। सो कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग टू इंक्लूड, एक कंट्रोवर्सी क्या थी कि जो न्यू मेंबर्स इंक्लूड करने हैं। जैसे आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, जैसे ही सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ था तो क्या था कि मतलब कि ये जो इसके मेंबर्स हैं उनको इसमें इंक्लूड किया जाना था। तो इसके रिगार्डिंग भी मेंबर्स के बीच में कंट्रोवर्सीज थी। कुछ कहते हैं इनको ऐड नहीं करना और कुछ कहते हैं इनको ऐड करना है, क्योंकि इसमें कुछ मेंबर वो थे जो पहले USSR के अगेंस्ट थे, दैट्स वाई। एंड सेकंड थिंग, नॉट एवरी कंट्री वांट्स दैट देयर करेंसी विल बी यूरो। और इसके जो मेंबर्स थे, जितने भी देश थे, वो सारे नहीं चाहते थे कि उनके देश की करेंसी क्या बन जाए, यूरो में कन्वर्ट हो जाए। थर्ड थिंग, इट्स मेंबर स्टेट्स
हैव देयर ओन फॉरेन रिलेशन एंड डिफेंस पॉलिसीज़। इसके जो मेंबर्स थे वो यूरो के मतलब कि यूरोपियन यूनियन के, इनकी खुद की क्या थी, फॉरेन पॉलिसीज़ थी, खुद के दूसरे देशों के साथ रिलेशन थे, और डिफेंस पॉलिसीज़ थी, कुछ अपनी जो सुरक्षा नीतियाँ थी। हम इस एग्जांपल लेते हैं, व्हेन अमेरिका इन्वेडेड ऑन इराक, जब अमेरिका ने इराक पे अटैक किया था तो ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, टोनी ब्लेयर, ही वॉज अमेरिकाज पार्टनर इन दैट इन्वेजन। एंड ऑन द अदर साइड जर्मनी एंड फ्रांस अपोज्ड अमेरिकन पॉलिसी, जबकि जर्मनी और फ्रांस दोनों ने क्या किया था, इसका विरोध किया था। लेकिन आप ये देखिए कि सारे मेंबर मतलब जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन तीनों मेंबर किसके थे, यूरोपियन यूनियन के थे। अब यूरोप जो ब्रिटेन के विचार जो व्यूज़ थे वो डिफरेंट थे, और जर्मनी और फ्रांस के डिफरेंट थे, क्योंकि अब देखो फ्रांस और जो ब्रिटेन है बोथ वर इन द रेस ऑफ टू बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड, दोनों नंबर 1 की रेस में थे। लेकिन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन एंड फ्रांस दे डिडंट गेट सो मैनी थिंग्स, इन्हें कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। सो दैट्स वाई रिजल्ट क्या हुआ, उनकी जो इकोनॉमिक जो कंडीशन थी वो और ज़्यादा बुरी हो गई। सो दैट्स वाई दे फाइंड देमसेल्फ आउट ऑफ द रेस ऑफ टू बी नंबर 1। तो अपने आप को देश में वर्ल्ड में नंबर 1 होने की जो रेस थे दोनों ही बाहर हो गए थे। अब दोनों के विचारों में डिफरेंस है। फ्रांस ने और जर्मनी तो शिकार हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इस पर तो बॉम्ब गिराया गया था, ठीक है, हिटलर था यहाँ का उस टाइम संस्थापक। तो अब क्या था, लीडर हिटलर ही था। अब दोनों अगेंस्ट थे। इन्होंने कहा कि अमेरिका द्वारा किसी भी देश पर ऐसे अटैक करना गलत है, वो भी अपने सेल्फिश मोटिव को फुलफ़िल करने के लिए, क्योंकि अमेरिका ने उस पर अटैक किस एलिगेशन पे किया था कि वो मास डिस्ट्रक्शन, WMC मतलब मास डिस्ट्रक्शन के जो मतलब बॉम्ब बना रहे हैं, जिससे कि वर्ल्ड क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। न्यूक्लियर वेपन्स का इकट्ठे कर रखे हैं इराक ने, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। एक्चुअली इनका ऑब्जेक्टिव क्या था, वहाँ के जो ऑयल फील्ड्स थे उन पर कब्जा करना था, और वहाँ पे ऐसी सत्ता सरकार बनाना जो हमेशा जिसके रिलेशन फ्रेंडली हो किसके साथ, USA के साथ। सो नाउ कम नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटेन्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कैप्ट द ब्रिटेन आउट ऑफ द यूरोपियन मार्केट। अब जो ब्रिटेन के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उन्होंने ब्रिटेन को यूरोपियन मार्केट से बाहर रखा, क्यों, वह नहीं चाहते थे कि यूरोपियन यूनियन का डोमिनेंस उसके ऊपर बढ़े और उन्हें अपनी करेंसी को चेंज करना पड़े। सो डेनमार्क एंड स्वीडन हैव रेसिस्टेड द मैस्ट्रिच ट्रीटी एंड अडेप्टेशन ऑफ द यूरो एंड कॉमन यूरोपियन करेंसी। अब डेनमार्क और स्वीडन इन दोनों ने भी क्या किया था, विरोध किया था, किस चीज़ का, मैस्ट्रिच ट्रीटी का, संधि का, और इस बात का कि यूरो को एक कॉमन यूरोपियन करेंसी के रूप में एक्सेप्ट किया जाए। सो बोथ कंट्रीज वर अगेंस्ट of this concept. So now we have discussed so many things about European Union. So now look at the flag of European Union, क्योंकि इनका खुद का एक फ्लैग भी था, एंथम भी था, फॉरेन पॉलिसीज भी थी, मिलिट्री भी थी। यूरोपियन यूनियन हैज़ ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ था इनके पास। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज द फ्लैग ऑफ यूरोपियन यूनियन। जो सर्कल्स है, ओके, द सर्कल ऑफ गोल्ड स्टार स्टैंड्स ऑफ सॉलिडिटी एंड हार्मनी, ये एकता का प्रतीक है, ठीक है, बिटवीन पीपल्स ऑफ यूरोप के लोगों के बीच एकता का प्रतीक है। एंड इट हैज़ 12 स्टार्स, पे 12 स्टार्स है। एंड एज द नंबर 12 इज, जो 12 है नंबर इसके अंदर, वो किसका सिंबल है, इज़ ट्रेडिशनली द सिंबल ऑफ परफेक्शन, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी। ये एक पूर्णता का, समग्रता का और एकता का प्रतीक माना जाता है, जो 12th स्टार है। क्लियर। नाउ look at another picture also. Okay, here you can look at the flag of European Union. Okay, and its shape is like the Titanic ship, and the all other things that are present in this picture, these are obstacles, because in 2003 European Union tried to make a combined constitution for European countries, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने क्या किया था, प्रयास किया था 2003 में एक मिला जुला संविधान तैयार करने का उन सभी मेंबर्स के लिए जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर थे, उन सभी देशों के लिए। लेकिन इस चीज़ को क्या कर दिया गया था,
एक्सेप्ट नहीं किया गया था। तो ये जो सारे जो और पिक्चर्स में जो दिखाया गया है ये सारे क्या है, ये ऑब्जेक्शंस हैं, ये सारे ऑब्जेक्शंस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं। Okay, so dear students, today we have discussed first topic of chapter 4th European Union very nicely. Okay, so you are requested to listen it twice and thrice to understand this topic. If you have any problem, if you face any problem, then you can contact me. So till then, thanks and have a nice day.